सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं तुम्हारे माँ बाबूजी से परेशान हो गई हूँ अमित। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। उन्हें झेलते झेलते मुझे 5 साल हो गए हैं, लेकिन बस अब नहीं। या तो तुम उन्हें विधवा आश्रम भेज दो या मैं मायके चली जाती हूँ। अमित की पत्नी शिखा अपने पति पर सास ससुर को लेकर भड़क रही थी। तो अमित कहता है, मेरी धर्म पत्नी, मेरी जाने बहार, मेरी गुलजार, तुम तो जानती हो मैं एक पल भी तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मायके जाने की बात मत किया करो। बस तुम मायके जाने की बात करती हो तो मेरा दिल बैठ जाता है। तुम ही नहीं, मैं खुद भी माँ बाबूजी से परेशान हूँ। मैं तो चाहता हूँ एक पल में उन्हें यहाँ से निकाल दूँ, लेकिन क्या करूँ। इतनी आसानी से ये बूढ़े विधवा आश्रम में जाने वाले नहीं हैं। इनके लिए तो कोई तिगड़म लगाना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम अमित, तुम क्या तिगड़म लगाओगे। मुझे बस उनसे छुटकारा चाहिए। ओके ओके, अब तुम गुस्सा थूक दो बस। बेटा अमित, ओ बेटा अमित। अमित के बाबूजी किशन जी ने जब आवाज़ लगाई तो अमित तिलमिला उठा। देखो, ये ड्रामा है इनका। पत्नी से 2 बातें भी नहीं करने देते हैं ये लोग। तभी तो मैं भी कहता हूँ इनका जल्दी बंदोबस्त करो, और तुम हो कि देर पर देर किए जा रहे हो। बाबूजी ने फिर आवाज़ लगाई। अमित बेटा, आया आया, गुस्से में कहता हुआ अमित बाबूजी के कमरे में गया। क्या दिक्कत है तुम लोगों की? जब देखो अमित 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 लगाए रखते हो। क्या कहना है? बेटा तू कैसी बातें कर रहा है अपने बाबूजी से? अमित की माँ बीना देवी ने कहा। अमित बोला, माँ और कैसे बात करूं, तुम दोनों को बस यही काम है। उसकी बात काटते हुए बाबूजी बोले, बेटा आज तेरी छुट्टी है तो ऐसा कर, हमारे जो अधूरे काम पड़े हैं वह कर दे। एक तो तेरे माँ के दांत दिखाने हैं और मेरे कान दिखाने हैं, तू हमें ले चल। इतना सुना तो अमित और भी ज्यादा आग बबूला हो उठा। तुम दोनों ने मुझे समझ क्या रखा है? एक ही दिन की छुट्टी, उसी में तुम अपने अपने काम की टांग अड़ा देते हो। और पैसे कौन सा मेरे दादाजी आकर दे रहे हैं मुझे, जो तुम लोग इतने खर्चे बता देते हो। मेरे पास ना तो पैसे और ना ही टाइम है। बेटा तू कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ रहा है? ऐसा तो कोई भी भारी काम नहीं बता दिया तुझे। अभी हमारे पैरों में दम है, हम खुद भी जा सकते हैं, और ना ही तेरे पैसों की ज़रूरत है हमें। तू जा, आराम फरमा। अपने बाबूजी की बात सुना अमित पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। किशन जी बैंक में जमा थोड़ी बहुत रकम से अपने और बीना जी के खर्चे पूरे कर लिया करते थे। चलो बीना, तुम तैयार हो जाओ, मैं खुद तुम्हें लेकर चलूँगा। ठीक है जी, मैं 2 मिनट में तैयार होती हूँ। इतना कहकर बीना जी तैयार हो गई और फिर दोनों डॉक्टर के जाने के लिए घर से निकल लेते हैं। उनके घर से निकलने के बाद शिखा फिर से अमित को बोलने लगती है, ये हमें चैन से जीने नहीं देंगे। अमित, जल्दी कुछ करना पड़ेगा। हाँ शिखा, जल्दी मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ, बस कुछ सूझ जाने दो मुझे। जाओ तुम मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर लाओ, बढ़िया वाली। ठीक है, लाती हूँ। शिखा कॉफ़ी बनाने चली जाती है और अमित अपना शातिर दिमाग लगाने लग जाता है कि क्या किया जाए जो इन बूढ़ों से पीछा छूट जाए। वह बहुत देर सोचता रहा। इतने में शिखा भी कॉफ़ी बनाकर ले आती है। शिखा, तुम ही कोई सुझाव दो ना, क्या करना चाहिए? मेरा सुझाव तो बिल्कुल सपाट है, दोनों को नींद की गोलियां देकर मार डाला जाए। नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकते। सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, और हैं तो मेरे माँ बाप ही ना। यार कैसे जान ले सकता हूँ उनकी? तो फिर खुद ही दिमाग लगाओ, शिखा ने मुंह बनाते हुए कहा। तभी किशन जी और बीना जी डॉक्टर के पास से आ गए। अपने कमरे में जाकर बातें करने लगे। चलो आज का काम तो पूरा हुआ बीना, अब 4 दिन के बाद जाना है तुम्हारे दांत बनवाने, और मुझे भी ये दवाई दी है, देखता हूँ कितना आराम लगता है। 4 दिन में नहीं तो बस मशीन ही बनवानी पड़ेगी मुझे, लेकिन अभी तो मुझे फिर भी सही सुनता है। हाँ जी, बस मशीन ही बन जाएगी। कभी कभी तुम्हें बिल्कुल सुनाई नहीं देता। चलो देखते हैं 4 दिन के बाद। माँ बाबूजी बातें कर रहे थे और कमरे के बाहर दरवाजे के पास खड़ा हुआ अमित माँ बाबूजी के बातें सुनकर अपना खुराफाती दिमाग लगा रहा था कि कहीं कोई सुझाव मिल जाए। तो उनकी बातें सुनकर उसे एक सुझाव सूझ ही गया। वह दबे पांव वहां से निकल आया, अपने कमरे में आ गया और अपनी पत्नी को पकड़कर इधर से उधर घुमाते हुए बोला, शिखा शिखा, जिसका हमें इंतजार था, जिसके लिए दिल बेकरार था, वह घड़ी आ गई। अरे अरे, हुआ क्या है?
ये तो बताओ, बड़े खुश नजर आ रहे हो। शिखा ने बहुत उत्सुकता से पूछा तो अमित बड़ा खुश अंदाज में बोला, शिखा, मुझे आइडिया मिल गया है इन बूढ़े माता पिता से छुटकारा पाने का। ये सुनकर शिखा की आंखें चमक उठी। बोली, क्या बात कर रहे हो? क्या आइडिया है, मुझे भी बताओ। अमित ने शिखा के कानों में कुछ कहा तो शिखा बड़ी खुश हो गई। बस शिखा, अब तुम माँ बाबूजी को बोतल में उतार लो और मैं भी आदर्शवादी बेटा बन जाता हूँ, फिर देखना तुम कमाल। ठीक है जी, आज से हमारा मिशन शुरू। दोनों ने हाथ मिलाया और अपने अपने काम में लगे। माँ जी, बाबूजी, मैं आपके लिए दूध लाई हूँ, गर्मा गर्म दूध ले लीजिए, पी लीजिए। शिखा ने अपने सास ससुर को बड़े प्यार से दूध देते हुए कहा तो दोनों शिखा को अपनी बूढ़ी आंखों से बड़ी आश्चर्यचकित होते हुए देखने लगे, क्योंकि शिखा दूध तो क्या, उन्हें एक गिलास पानी तक नहीं देती थी। माँ बाबूजी क्या सोच रहे हैं? मैं बहुत प्यार से दूध लाई हूँ, पी लीजिए। तो फिर दोनों ने उसके हाथ से दूध ले लिया और पीने लगे। शिखा दूध खत्म होने का इंतजार देखने लगी और दूध खत्म होते ही गिलास एक तरफ रखकर माँ जी के पैर दबाने लगी। इतने में अमित भी कमरे में आकर बाबूजी के पैर दबाने लगा। तो किशन जी और बीना जी बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। शिखा और अमित ने थोड़ी देर पैर दबाए और फिर माँ बाबूजी को सुलाकर चलते बने और कमरे में जाकर बोले, ओफो, मैं तो पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रही थी। कोई नहीं शिखा, 3 दिन की तो बात है, फिर तो बस चांदी ही चांदी है। दोनों बातें करते हुए जाते हुए अगले दिन अमित ऑफिस से जाते हुए माँ के लिए नई साड़ी और बाबूजी के लिए नई धोती लेकर आता है और आते ही शिखा उनके कमरे में जाकर उन्हें दिखाते हुए बोलता है, देखिए देखिए बाबूजी, मैं आपके लिए नए कपड़े लाया हूँ। बीना जी और किशन जी बड़े खुश होते हैं और फिर किशन थोड़ी देर दोनों के पास बैठकर अपने कमरे में जाता है। ओहो, ये बूढ़े तो जाते जाते भी खर्चा करवा रहे हैं। शिखा मुंह बनाते हुए कहती है, कोई नहीं डार्लिंग, कुछ पाने के लिए खोना भी पड़ता है। अमित ने सोफे पर बैठते हुए शिखा से कहा। शिखा जानती थी किशन जी को गन्ने का रस की खीर बहुत पसंद है, इसलिए अगला पैंतरा उसने गन्ने की खीर बनाकर खेला। खीर लेकर बाबूजी और माँ के कमरे में गई और चहकते हुए बोली, बाबूजी, मुझे पता था आपको गन्ने का खीर खाने का बड़ा मन कर रहा है। बहू, तुम्हें कैसे पता लगा? बीना जी ने बहू से पूछा। अरे क्या माँ, आप भी जब माँ बाप बच्चों के बिना बोले उनके मन की हर बात समझ लेते हैं और सारी ख्वाहिश पूरी करते हैं, उसी तरह बच्चे भी माँ बाप के मन की बात पढ़ लेते हैं। बस मुझे महसूस हुआ और मैंने बाबूजी के लिए खीर बना दी। बहू की बात सुनकर किशन जी और बीना जी खुश हो गए और मन ही मन भगवान का शुक्र करने लगे कि भगवान ने उनके बच्चों को सद्बुद्धि दे दी है। अमित किशन जी और बीना जी का इकलौता बेटा था। किशन जी प्राइवेट जॉब की थी, जिससे उनका घर खर्च सही से पूरा हो जाता था। बीना जी बहुत समझदार महिला थी। उनका घर बहुत छोटा था, अपने पति की कम कमाई में भी अच्छे से पूरा कर लेती थी और पाई पाई जोड़कर उन्होंने जमीन भी खरीद ली थी, जिस पर उन्होंने अपने सपनों का आशियाना खड़ा किया हुआ था। अमित भी बहुत छोटा था। किशन जी की ज्यादा आमदनी नहीं थी, लेकिन अमित की पढ़ाई में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसे अच्छे स्कूल से पढ़ाया था, फिर अच्छे कॉलेज से पढ़ाया था। उसकी बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लग गई और उसके लिए लड़की ढूंढी। दूर के रिश्तेदार ने शिखा का सुझाव दिया तो शिखा अमित और दोनों माता पिता को पसंद आ गई, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था मासूम सी दिखने वाली शिखा इतनी क्रूर होगी। वह बात बात पर सास ससुर को ताने मारती, वह कुछ काम बता दो तो उसे नज़रअंदाज कर देती थी और जरा सी रोक टोक पर पूरा घर सर पर उठा लेती थी। किशन जी थोड़े गुस्से स्वभाव वाले व्यक्ति थे, परंतु वीना उतनी ही ठंडे मिजाज की महिला थी। वह हमेशा अपने पति का गुस्सा शांत कर देती थी। किशन जी को शिखा पर गुस्सा आ जाता तो बीना जी उन्हें बड़े प्यार से हैंडल कर लेती थी। अमित शादी से पहले अपने माता पिता की बात सुनता था, लेकिन शिखा ने उसे पूरा अपने रंगों में रंग लिया था। अपनी मीठी बातों में अमित को हमेशा फंसा कर रखती थी, जिससे अमित को बस हर जगह शिखा शिखा ही दिखाई पड़ती थी। शिखा की बातों में आकर अमित भी अपने माँ बाबूजी पर भड़क उठता था। अमित रिश्वतखोर आदमी था, रिश्वत लिया करता था। बिजली विभाग में होने का
लाभ उठाना उसे अच्छे से आता था। जिस किसी के घर में भी वह ऐसी जैसे आधुनिक उपकरण देख लेता, बस कोई न कोई बहाना कर वह लोगों को परेशान करके उनको अपने पद की धौंस दिखाता, उनसे बिना वजह का जुर्माना वसूलने पहुंच जाता था। उसके बाबूजी उसे हमेशा बोला करते थे कि बेटा, रिश्वत लेना पाप है, तुम रिश्वत मत लिया करो, चाहे कम में ही पूरा कर लिया करो। लेकिन अमित अपने बाबूजी का विरोध किया करता था। मेरी खुशियों को देखकर आपको जलन होती है, आप नहीं चाहते कि मैं अच्छा जीवन जीऊं, अपनी पत्नी के साथ खुश रहूं। हमेशा मेरी खुशियों को आड़े आते हैं। आप बार बार मुझे रिश्वत को लेकर सुनाते रहते हैं। आपको क्या दिक्कत है, मैं कुछ भी करूं? अमित के ये कटु वचन सुनकर किशन जी को गुस्सा आ गया तो उन्होंने अमित पर हाथ उठा दिया। इस बात को लेकर अमित अपने माता पिता से काफ़ी परेशान हो चुका था। ऊपर से शिखा आग में घी डालने का काम करती थी। अब किशन जी और बीना जी चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन माता पिता होने के नाते गलत बात पर टोक ही देते थे। तो ये बात अमित और शिखा को बहुत खलती थी, जिससे परेशान होकर दोनों उन्हें घर से निकालना चाहते थे। अमित अब माँ और बाबूजी के डॉक्टर की अगली विजिट का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें फिर से 4 दिन के बाद आने के लिए कहा था। जैसे ही 3 दिन बीत गए, अमित रात में ही अपनी अगली पारी खेलने माँ बाबूजी के कमरे में गया और बोला, बाबूजी, उस दिन ऑफिस के काम की वजह से मैं टेंशन में था, न जाने टेंशन में क्या क्या अनाप शनाप बोल दिया आपको मैंने। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है, बोलकर किशन जी ने उसे माफ़ कर दिया। फिर अमित ने पूछा, बाबूजी, आपको और माँ को डॉक्टर के यहाँ वापस कब जाना है? बेटा, कल ही बुलाया है डॉक्टर ने, बीना जी ने बेटे की बात को उत्तर दिया। अमित माँ के हाथ पर हाथ रख कर बोला, माँ, आपको और बाबूजी को कल मैं खुद डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग किसी अच्छी जगह घूमने चलेंगे। मेरा दोस्त बता रहा था कि पास ही में एक अच्छा रिजॉर्ट है। पहले हम लोग घूमेंगे, फिर वापस आते वक्त डॉक्टर को दिखा लेंगे, या पहले डॉक्टर को दिखा लेंगे, बाद में रिजॉर्ट चलेंगे, जैसे भी ठीक लगेगा। माँ बाबूजी ये सोचकर खुश हो गए कि चलो, भगवान की दया से बेटे और बहू को कुछ अकल आ गई। अगले दिन गाड़ी में बैठकर सब लोग निकल गए, जिससे माँ बाबूजी को शक न हो। अमित पहले उनको डॉक्टर के यहाँ लेकर गया, दवाई दिलवाकर गाड़ी हाईवे की तरफ घुमा ली। वे लोग अब काफ़ी दूर निकल आए थे। शिखा, जो सारे प्लान में पति का साथ दे रही थी, नाटक करते हुए बोली, जी काफ़ी देर हो गई है, कब तक पहुँच जाएंगे हम लोग रिजॉर्ट? बीना जी और किशन जी भी बार बार अमित से पूछ रहे थे। अमित बोला, लगता है गलती से हम लोग गलत हाईवे पर आ गए हैं, तभी गाड़ी घुड़घुड़ की आवाज़ करके रुक जाती है, जो कि उनके प्लान का ही एक हिस्सा था। अमित स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारता हुआ कहता है, शिट यार, अब ये गाड़ी अभी यहाँ इस सुनसान रास्ते पर खराब होनी थी। वह नीचे उतरकर बोनट खोलकर कुछ चेक करने का नाटक करता है, फिर जोर से बोनट पटकता है। फिर शिखा और माँ बाबूजी से कहता है, गाड़ी खराब हो गई है, लगता है मैकेनिक को बुलाकर ठीक करवाना पड़ेगा। मैं आसपास देखता हूँ, आप लोग रुको, कहकर अमित जाने लगता है। तभी बीना जी कहती हैं, बेटा, रास्ता बड़ा ही खतरनाक लग रहा है, आराम से देखभाल कर जाना। ठीक है माँ जी, बोलकर अमित थोड़ा आसपास देखकर वापस आ जाता है। बोलता है, यहाँ तो दूर दूर तक कोई चिड़िया का बच्चा भी दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या होगा जी, रात भी होने को आई है। शिखा डरते हुए पूछती है, देखता हूँ, थोड़ा बहुत साथ दे दो। ये खटारा गाड़ी तो हम जाकर मैकेनिक तक पहुंचकर गाड़ी ठीक करवा सकते हैं। फिर वो बोलता है, ऐसा करते हैं माँ बाबूजी, आप लोग हमारा इंतजार करिए, हम गाड़ी को किसी तरह खींचकर ठीक करवा कर लाते हैं। बीना जी और किशन जी कुछ डरते हुए कहते हैं, बेटा, ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा है, आसपास घना जंगल है, तुम जल्दी करके वापस आना। जी बाबूजी, हम जल्दी वापस आएंगे। इतना कहकर अमित और शिखा गाड़ी को जबरदस्ती धकेलने का नाटक करते हुए अपने बूढ़े माँ बाबूजी को ऐसे सुनसान हाईवे पर अकेले छोड़कर चले जाते हैं। शिखा कहती है, चलो, अब आखिरकार पीछा छूटा इन बूढ़ों से, अब जाके मुझे सुकून मिला। अमित शिखा के गाल खींचकर कहता है, डार्लिंग, अब तो खुश हो ना तुम? बहुत खुश हूँ, शिखा भी चहकते हुए कहती है। उधर बीना जी और किशन जी इस सुनसान हाईवे पर
अपने बेटे का इंतजार करते रह जाते हैं। काफ़ी देर हो जाती है, लेकिन अमित कहाँ आने वाला था। काफ़ी देर से दोनों माँ बाबूजी परेशान थे। अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी। एक तो भूख के मारे दोनों की जान निकल रही थी, ऊपर से सुनसान रात, करे तो क्या करे। दोनों घबराए हुए माँ बाबूजी वहीं एक पत्थर पर बैठ जाते हैं। तभी वहां से एक पुलिस ऑफिसर की जीप गुजरती है, जो कि सीनियर पुलिस ऑफिसर भानु प्रताप सिंह की थी। ऐसे रात के अंधेरे में इस सुनसान हाईवे पर बूढ़े दंपति को बैठे देखते हैं तो तुरंत गाड़ी रोककर उतरकर उनके पास जाकर बोलते हैं, अंकल आंटी, आप लोग रात में इस हाईवे पर अकेले क्या कर रहे हैं? बीना जी और किशन जी ने सिंह साहब को सारी बात बताई। उनकी बात सुनकर सिंह साहब को बड़ी हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। वह दोनों को अपनी जीप में बैठे अपने घर ले आए। इधर शिखा अमित से पूछती है, कहीं ऐसा ना हो दोनों किसी से लिफ्ट लेकर घर आ टपके। अरे नहीं शिखा, तुम्हें पता है कितना घना जंगल है। वह तो उन्हें कोई जंगली जानवर खा जाएगा, या चोर उचक्के मार जाएंगे, या वे लोग भूख प्यास के मारे दम तोड़ जाएंगे। अमित शिखा को समझाते हुए बोलता है। इधर बीना जी और किशन जी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका सगा बेटा उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। सिंह साहब ने उनको चुप करवाया, तसल्ली दी और खाना खिलाया। फिर अपना परिचय देते हुए बोले, अंकल आंटी, मैं सीनियर ऑफिसर पुलिस हूँ, भानु प्रताप सिंह। कुछ माह पहले ही मेरा तबादला हुआ है। यहाँ मेरी फैमिली रामपुर में रहती है। फिर वो बोले, अंकल आंटी, आप लोग मेरे क्वार्टर पर आराम से रहिए और अब आप दोनों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी संतान के साथ रहने से तो अच्छा है आप यहाँ मेरे क्वार्टर में मेरे साथ जब तक चाहें आराम से रहें। ऐसे नालायक बेटे बहू का कोई भरोसा नहीं है। बीना जी और किशन जी का जी रो रो कर बुरा हाल था। तुरंत किशन जी अपनी पत्नी के लिए खुद को संभालते हुए आंसू साफ करते हुए सिंह साहब को बताते हैं, अपने इकलौते बेटे के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, कभी कोई कमी नहीं होने दी। थोड़ा सा भी सर्दी खांसी होती तो उसकी माँ उसकी पूरी पूरी रात जागती थी, अपनी इच्छाओं को मारकर उसकी हर इच्छा पूरी करती थी। फिर भी न जाने हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई जो उसने ऐसी नीच हरकत हमारे साथ की। किशन जी फिर बोले कि बेटा, मैं एक पढ़ा लिखा शिक्षित नागरिक हूँ, मैं भी ऐसे चुप बैठने वाला नहीं। ऐसी संतानों को सबक सिखाना जरूरी है, वरना हमारे समाज का नैतिक पतन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सिंह साहब भी यही चाहते थे कि अमित और शिखा को दंड जरूर मिले। वे किशन जी और बीना देवी जी से कहने लगे, अंकल आंटी, सजा देने के लिए तो मैं उन्हें कुछ भी सजा दे सकता हूँ, पकड़कर सीधा जेल में डाल सकता हूँ, परंतु अपराधी वे लोग आप दोनों के हैं। इसलिए आप बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं। सिंह साहब की बात सुनकर बीना जी और किशन जी दोनों बोलते हैं, बेटा, सबसे पहले हमें हमारा घर वापस चाहिए। जिस घर से उन्होंने हमें इस तरह निकाल कर बेसहारा छोड़ दिया है। बीना जी, वे घर मेरा और मेरे पति का है। हम दोनों ने अपनी कड़ी मेहनत से बनाया है, इस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। बाकी तुम जो भी करोगे हम दोनों की पूरी पूरी स्वीकृति होगी और हम तुम्हारे साथ हैं। भानु प्रताप अमित की सारी जानकारी किशन और बीना जी से ले लेते हैं और उनको सबक सिखाने का अच्छा प्लान बना लेते हैं और सारी बातें किशन और बीना जी से डिस्कस करके उनके स्वीकृति भी ले लेते हैं। सिंह साहब के यहाँ जो मेड काम करने आती थी उसको किशन जी और बीना जी का ध्यान रखने और अच्छे से खाना वाना खिलाने का बोलकर स्टेशन अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिन वे अमित के विरुद्ध एक नोटिस तैयार करते हैं और पोस्ट के जरिए उसके घर भेज देते हैं। इसी बीच पड़ोस के शुक्ला अंकल किशन जी और बीना जी के कई दिन तक दिखाई ना देने के बाद अमित से बीना जी और किशन जी के बारे में पूछते हैं तो अमित ये कहकर टाल देता है कि वे लोग 4 धाम की यात्रा पर गए हैं। रविवार का दिन था। अमित और शिखा ने घर में पार्टी रखी हुई थी। दोनों अपने दोस्तों के साथ लाउड म्यूजिक बजाकर नाचने गाने में मगन थे। तरह तरह के अच्छे अच्छे व्यंजन टेबल पर सजे हुए थे। दोनों बहुत खुश थे, परंतु नोटिस मिलते ही जैसे उनकी खुशियों पर ग्रहण लग जाता है और नोटिस पढ़ते ही दोनों लोग बुखला जाते हैं। नोटिस में लिखा था, ये घर सरकार की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है, जिसको खाली करने के लिए उनको कुल 10 दिनों का समय दिया गया था। अमित तो नोटिस मिलते ही सरकारी कार्यालयों के
चक्कर लगाने लग गया और न जाने कितने वकीलों से जाकर मिला, परंतु कोई बात न बन पाई, क्योंकि भगवान भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देते और सिंह साहब ने तिगड़म ही कुछ ऐसा लगाया था। अब करें तो क्या करें। जब घर खाली करने में 3 दिन का समय बचा तो सिंह साहब खुद चलकर अमित के घर पहुंचे और एक बार फिर उसे 3 दिन के अंदर अंदर घर खाली करने को कहा। अमित और शिखा ने भी तिगड़म लगाने की बहुत कोशिश की थी ताकि उन्हें अपना घर खाली ना करना पड़े, परंतु सिंह साहब के सामने, जिनको देखकर अच्छा अच्छा खौफ खा जाए, कहाँ चलने वाली थी। आखिरकार 3 दिन के भीतर अमित और शिखा को अपना घर खाली करके किराए के मकान में आना पड़ा। घर खाली हो जाने के बाद सिंह साहब बीना जी और किशन जी को सम्मान के साथ उन्हें घर छोड़कर चले जाते हैं। उधर शिखा और अमित घर छोड़ देने पर काफ़ी दुखी थे। किराए के मकान में आने पर शिखा और अमित के बीच में झगड़े होने लगते हैं। मेरे बस का नहीं है इस खुड़ले में रहना, आपको रहना है तो रहो, मुझे तो मेरी मम्मी के घर छोड़कर आओ। इतनी गर्मी है यहाँ, मैं एसी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती, शिखा पैर पटकते हुए कहती है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं यहाँ बड़े खुशी से रह रहा हूँ। कुछ दिन का सब्र कर लो यार, मैं देखता हूँ, करता हूँ, कुछ करता हूँ। किसी अच्छे एडवोकेट से बात करनी पड़ेगी। भाई हमें नोटिस सरकार की तरफ से मिला, हमें सरकार के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा, जिसके लिए हमें अच्छे वकील की ज़रूरत पड़ेगी और साथ साथ बहुत सारे पैसों की भी। अमित पत्नी को समझाते हुए कहता है, मैं कुछ नहीं जानती, अच्छा वकील हायर करो, पैसे लगाओ, रिश्वत का पैसा कब काम आएगा। मैं आपको बता दे रही हूँ, आपके पास 1 महीने का समय है। अगर 1 महीने में वापस हम लोग अपने घर में ना गए तो मैं अपनी मम्मी के यहाँ चली जाऊँगी। शिखा ने आंखें निकालकर अमित को धमकी देते हुए कहा। अमित उसकी बात सुनकर चुप रहा। अभी अमित घर की चिंता में ही घिरा हुआ था और कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक एक और मुसीबत उसके सर पर आन पड़ी। अमित अपने ऑफिस में बैठा घर का ही सोच रहा था कि बिजली विभाग के सीनियर ऑफिसर की तरफ से रिश्वत लेने की वजह से उसको और उसके 2 और सहयोगी को सस्पेंशन लेटर मिला, जिसमें उसको पूरे 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था और साथ ही उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया था। संयोगवश बिजली विभाग के सबसे सीनियर ऑफिसर सिंह साहब के करीबी रिश्तेदार थे और फिर अमित को पहले भी 2-3 बार रिश्वत लेने और जनता को इस तरह परेशान करने की वार्निंग भी मिल चुकी थी। अब सस्पेंशन लेटर मिलते ही अमित की तो जैसे मिट्टी पलीत हो गई। उसका सिर चकराने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसको लगा कैसे वह अभी बेहोश होकर गिर पड़ेगा। किसी तरह उसने खुद को संभाला और डिपार्टमेंट में कई सीनियर ऑफिसर से सस्पेंशन लेटर रुकवाने की विनती की, परंतु यहाँ भी उसकी एक न चली। बोझल कदमों से अमित घर आया और आते ही बेड पर गिर गया। क्या हुआ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? शिखा ने अमित को ऐसे देखा तो पूछा। अमित को तो जैसे सांप सूंघ गया था। उसके मुंह से कुछ न निकला और वह रोने लगा। रोते हुए उसने शिखा को सारी बात बताई। लो हो गया हमारा बंटा थार, अब क्या करेंगे हम लोग। इसलिए आपको बाबूजी मना करते थे रिश्वत लेने से। शिखा मुंह बनाकर बोली। ये तुम बोल रही हो शिखा? तुम्हारे खर्चे के कारण आज तक रिश्वत लेता रहा। तुम ही थी जो मुझे रिश्वत लेने के लिए उस्काती थी। पड़ोस में जाकर जानकारी जमा कर कर लाती थी। किसके घर में एसी है, किसके घर में 2 फ्रिज है, किसके घर में माइक्रोवेव है, कहाँ छापा मारना है, कहाँ नहीं, और अब तुम मुझे ये दोषी ठहरा रही हो। आज तुम्हें बाबूजी याद आ गए। तुम ही थी जो माँ बाबूजी को मारने का आइडिया दे रही थी। अब बात बना रही हो। बढ़ते बढ़ते दोनों के बीच झगड़ा काफ़ी बढ़ चुका था और दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगे थे। रिश्वत से कमाए पैसों को अमित और शिखा बस मौज मस्ती में उड़ाना जानते थे। पैसे बचाना उन्हें नहीं आता था, इसलिए अब धीरे धीरे सारे पैसे भी खत्म होने लगे थे। ऐसे में एक और नई मुसीबत आ टपकी। मकान मालिक ने मकान का किराया बढ़ाने की बात कर डाली। जब अमित ने कहा वह लोग इतना किराया नहीं दे सकते, तो मकान मालिक ने मकान खाली कराने को बोल दिया, क्योंकि उसी मकान का लोग ज़्यादा किराया देने के लिए भी तैयार थे। अब तो अमित और शिखा अपना सामान लिए सीधा फुटपाथ पर आ गए थे, क्योंकि अमित अपने पद का गलत इस्तेमाल करके मोहल्ले वालों को और पड़ोसियों को भी परेशान करता था।
और उनसे भी रिश्वत लेने से नहीं चूकता था। आस पड़ोस में उसकी छवि अच्छी नहीं थी, इसलिए कोई भी पड़ोसी उसकी मदद करने को कतई तैयार नहीं हुआ। सब ने उससे किनारा कर लिया था। अमित और शिखा अपने सामान लिए सड़क पर बैठे थे और अमित अपना फ़ोन घुमा घुमा कर दूसरे किराए के घर का इंतज़ाम करने में लगा हुआ था। कोई मदद करने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। एक तरफ भूख से दोनों की आंतें सूख रही थी, दूसरी तरफ तेज चिलमिलाती धूप उनकी जान ले रही थी। तो अमित और शिखा फूट फूट कर रोने लगे और सोचने लगे कि हम कैसे आसमान से सीधा जमीन पर आ टपके हैं। अमित ने रोते रोते शिखा से कहा कि शिखा, आज हमारी इस हालत के जिम्मेदार हम खुद हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है। हमने जैसे अपने बूढ़े माँ बाबूजी को बीच मझधार में छोड़ा था, आज किस्मत ने वहीं लाकर खड़ा कर दिया है। शिखा भी रोते हुए बोली कि ठीक कहते हो अमित, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल रही है। फिर अपना माथा पीटते हुए कहती है, मती मारी गई थी मेरी कि जो मैंने माँ बाप समान अपने सास ससुर का इतना अत्याचार किया और इस उम्र में उन्हें ऐसे भटकने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया। इस पर अमित बोलता है, तुम तो फिर भी बहू थी, परंतु मैं तो उनका सगा इकलौता बेटा था जिसको उन्होंने इतने लाड प्यार से पाला था। लेकिन मैं कैसा अभागा निकला। जो बोलते बोलते अमित जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज़ उसके गले में अटक जाती है। मेरे माँ बाप, मेरे बाबूजी, न जाने कहाँ होंगे वो लोग, जीवित भी होंगे या नहीं। इतने में शिखा कहती है कि आप सही कहते हो, हमने बहुत गलत किया, चलिए ना हम माँ बाबूजी को ढूंढते हैं। इतने में भानु प्रताप सिंह, जो दूर बैठे चाय की चुस्की लेते हुए ये सब नज़ारा देख रहे थे, उनके पास पहुंचे। अमित ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और बोला, सर आप तो वही ऑफिसर हैं ना जो उस दिन हमारे घर आए थे। हाँ मैं वही हूँ, सिंह साहब ने कड़क लहजे में जवाब दिया। फिर पूछा, तुम लोग ऐसे सामान के साथ यहाँ रोड पर क्यों बैठे हो? घर तो तुमने काफ़ी पहले खाली कर दिया था ना, क्या तब से तुम यूं ही भटक रहे हो इधर उधर भूतों की तरह? दोनों ने इस बात पर अपनी गर्दन झुका ली। फिर सिंह साहब बोले, चलो उठो, मेरी जीप में बैठो। सिंह साहब की बात सुनकर अमित बोला, पर सर हमारा सामान यहीं रहने दो, ये मैं गाड़ी में मंगवा लूँगा, तुम लोग मेरी जीप में बैठो। सिंह साहब का धन्यवाद करते हुए दोनों जीप में बैठ जाते हैं और जीप उन्हीं के घर के आगे रुकती है। तो दोनों एक साथ आश्चर्यचकित होकर बोल पड़ते हैं, ये तो आप हमें हमारे घर ले आए। अंदर आते ही तो वहाँ माँ बाबूजी को पाकर दोनों अचंभित रह जाते हैं। उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। खुशी, पीड़ा, शर्मिंदगी, दुख, सारे भाव उनके मन में एक साथ उमड़ जाते हैं। दोनों रोते हुए माँ बाबूजी के पैरों में पकड़कर गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगने लग जाते हैं, परंतु किशन जी अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाते तो जोरदार तमाचा अमित के गाल पर जड़ देते हैं, जिस पर अमित अपना दूसरा गाल भी आगे करते हुए कहता है कि बाबूजी, जो पाप हमने किए हैं उसके लिए कितने भी थप्पड़ कम है। फिर सिंह साहब का डंडा लेकर अमित बाबूजी के हाथ में देते हुए बोलता है, बाबूजी आप मारिए, दोनों खूब मारिए, हमने जो पाप किए हैं उसके लिए हर सजा कम है। किशन जी और बीना जी के आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। फिर अमित और शिखा कहते हैं, बाबूजी, भगवान ने हमें हमारे कर्मों का फल दे दिया है। जो हमने आपके साथ किया वही भाग्य ने हमारे साथ किया। अब जाकर हमें समझ आया कि माँ बाप जीवन भर मेहनत करके तिनका तिनका जोड़कर कैसे घर खड़ा करते हैं। हम लोग तो इतने कम समय में ही तिराही तिराही हो गए। अगर आपने हमें माफ़ नहीं किया तो हमें भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। सिंह साहब भी किशन जी और बीना जी से दोनों को माफ़ करने के लिए कहते हैं। किशन जी और बीना जी उन्हें माफ़ कर देते हैं। क्षमा लेने के बाद अमित और शिखा अपने पापों का दंड भुगतने के लिए घर से निकलने के लिए दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, परंतु माँ बाबूजी की आवाज़ उन्हें रोकने पर मजबूर कर देती है। किशन जी और बीना जी दोनों को रोक के गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, बेटा तुमने जो किया भगवान उसकी सज़ा तुम्हें दे दी है। माफ़ करने वाला तो भगवान है। माँ बाप अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? बस थोड़ा सा प्यार और सम्मान। माँ बाप बच्चों के लिए उम्र भर मेहनत करते हैं और बच्चे बुढ़ापे में उनका सहारा बनने के बजाय उन्हें इस तरह मझधार में छोड़ देते हैं। तो सोचो उनके दिल पर क्या गुजरती है।
माँ पिता जो करते हैं अपनी संतान के लिए ही करते हैं। हमारे जीते जी और हमारे मरने के बाद भी जो कुछ है वह सब कुछ तुम्हारा ही तो होता है। संतान ही तो माँ बाप के मेहनत करके बनाए गए आशियानों का सुख भोगती है। तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, यही हमारे लिए काफ़ी है। माँ बाप और बच्चों का मिलन देखकर सी साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वे अपनी राह की ओर निकल पड़ते हैं। अब अमित और शिखा सुधर चुके थे। जो उन्होंने नाटक किया था अब वह दोनों ने सच करके दिखाया। अब दोनों ही आदर्शवादी बहू बेटे बन चुके थे। फिर 2 माह बाद एक और खुशी ने घर में दस्तक दी। शिखा की सूनी गोद जो अब तक भरी नहीं थी, माँ बाबूजी के दुआओं से अब भर चुकी थी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सब लोग बहुत खुश थे। और फिर 7 माह घर में एक नन्हे मुन्ने बेटे ने जन्म लिया जिसकी किलकारियों से घर गूंज उठा। अब किशन और बीना जी अपने पोते को देख देख कर जीते हैं, भगवान का शुक्र अदा करते न थकते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।